नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, आज इंग्लिश का बहुत ही अच्छा टॉपिक आप देख पा रहे हैं, प्रीपोजिशन। मैं बात कर रहा हूं प्रीपोजिशन की, पूर्व की स्थिति की। हर एग्जाम में, इंडिया का चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक न क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड पूछा ही जाता है। साथियों, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको आज पूरी प्रीपोजिशन 25 या 26 जो टॉपिक है प्रीपोजिशन के, वो आपको कंप्लीटली करवाने वाला हूं एक ही वीडियो में। कोशिश ये करेंगे कि एक वीडियो में हो, ठीक है साथियों। तो साथ देखिए, प्रीपोजिशन का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन का मीनिंग समझिए, मतलब समझिए। आप देखिए, प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन, प्री से मतलब पहले, पोजीशन का मीनिंग क्या होता है? स्थिति, यानी पूर्व की स्थिति। मैं बात कर रहा हूं प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ पूर्व की स्थिति। अधिकांशतः क्या होता है साथियों? नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रसंज्ञा और सर्वनाम। नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या होते हैं? प्रयुक्त होती है। प्रीपोजिशन जो होती है वो प्रयुक्त कब होती है? नाउन और प्रोनाउन से पहले, यानी 90% क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल करता हूं, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग द रूम। रूम साथियों एक नाउन है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी का प्रवेश में होना, यानी मेरा प्रवेश नहीं, यानी मैं अपने कमरे में बैठा हूँ। ओके, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ। इन का मीनिंग आप समझ साथियों क्या होता है? मैं। तो इसलिए ये क्या होता है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन हर एग्जाम में साथियों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन के, और हम मार्क खा जाते हैं वहां पे। ओके साथियों, हम पूरी डिटेल से करवाएंगे आपको। देखिए, हम कुछ बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। सम इंपॉर्टेंट क्या? सभी साथियों एक ही प्रीपोजिशन नहीं छोड़ने वाले, टोटली करेंगे हम। सबसे पहले इन का प्रयोग देखिए, इन। इन इसमें क्या होता है साथियों? इसका प्रयोग, इन का मीनिंग क्या होता है? में होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एक मंथ्स नेम होते हैं, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, वर्षों के नाम। इन सभी तीनों से पहले, और मॉर्निंग शब्द से पहले, इवनिंग शब्द से पहले, आफ्टरनून से पहले, और इनका प्रयोग होता है। और किसी परिवेश स्थान, यानी परिवेश एक स्थान होता है या जगह होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु का होना वहां पे। जैसे आई एम इन लिविंग माई रूम। ओके, जैसे आई एम सिटिंग इन माई रूम, ये होता है परिवेश, यानी वो कमरे में था। एक कमरा एक स्थान है, एक जगह है, एक परिवेश है, वहां पर मैं हूँ। ओके, तो अब साथियों इसमें देखिए, इसका एग्जाम्पल हम बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं देखिए साथियों, इसके अंदर आई कैम हेयर इन जुलाई, क्या होगा साथी? देखिए, आई कैम, आई कैम हेयर, मैं यहाँ आया, आई कैम हेयर इन जुलाई। ओके साथियों, क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई एम हेयर क्या? इन जुलाई। ठीक है, तो यहाँ इन प्रीपोजिशन लगी, क्योंकि वहां पे एक मंथ नेम है, और मंथ नेम से हमें याद क्या रखना है? इन का प्रयोग होगा। इसी तरह से अगर किसी किसी ऋतु का जिक्र हो जाए, या किसी और की बात का हो जाए, जैसे कि आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ओके साथियों, जैसे आई गो टू स्कूल, अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, देखिए, आई आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देखिए साथियों, मॉर्निंग से पहले यहाँ पे आ गया ना इन, तो क्या होगा? ये हमें सिर्फ याद ही रखना है कि किसी महीनों, ऋतुओं, वर्षों, मॉर्निंग शब्द, इवनिंग शब्द, आफ्टरनून शब्द, और या किसी स्थान या किसी जगह पर किसी का होना, किसी व्यक्ति या वस्तु का होना, इन सभी स्थानों पर क्या लगेगा? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, तो आगे देखिए, मैं इरेज कर देता हूं, हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलेंगे। सारा आपने देख लिया होगा, हमने एक ही प्रीपोजिशन किया है, हमने प्रीपोजिशन का मीनिंग समझा अभी तक। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए, टोटली प्रीपोजिशन करवाई जाएगी आपको। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ बिल्कुल। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, और इस वीडियो को साथियों सभी साथी करेंगे, शेयर करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सारे साथी चाहते हैं कि हमारी ये प्रीपोजिशन का टॉपिक सभी सीख पाए, और उनका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ओके साथियों, तो नेक्स्ट देखिए, मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करूं साथियों, ऑन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारी क्या रहेगी? ऑन रहेगी। ऑन, ऑन का मतलब ऊपर होता है साथियों, आप समझ गए होंगे। ऑन का मतलब ऊपर होता है, और का मतलब ऊपर होता है। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर, यानी किसी वस्तु का
किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर होना। ओके साथियों, मतलब टच होना। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब ऑन मतलब ऊपर वैसे होता है जैसे एक ओवर होता है, ओवर। जैसे कि द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ओके, द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द क्लाउड्स। मतलब जो चीज टचेबल नहीं होती उसमें ऑन नहीं लगता, जो चीज टचेबल होती है जैसे कि किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर होना, मतलब वो छूती हुई हो, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो टचेबल हो, टच हो, उस वस्तु से क्या हो, वो टच हो। मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर हम करेंगे तो बिल्कुल हमारे समझ में आएगा। ये देखिए, एन एप्पल इज ऑन द टेबल, ये बुक मैंने लिख दिया, ये बुक, ये एग्जांपल हमारा, ए बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है साथियों, बुक कहाँ है, टेबल पर है, मतलब बुक टेबल पर है। बुक अपने आप तो उठाई नहीं जा सकती, उठती नहीं है वो अपने आप, तो हम रखेंगे तो ही रखी होगी ना उसके ऊपर। मतलब बुक क्या है, वो बुक एक है, उसके ऊपर टच है, द ए बुक इज ऑन द टेबल। मतलब ऑन हमें वही प्रयोग करना है कि कोई वस्तु किसी वस्तु पर हो और वो उससे टच हो, उसकी मतलब लगी हुई हो, सटी हुई हो। दूसरी बात करूं, तीसरी प्रीपोजिशन के साथ ये बात करूंगा, ऑन का आपको इतना ही प्रयोग याद रखना है। ठीक है साथियों, इसके बाद में मैं एक बात करूं, जैसे कि मैंने अभी लिखना है एट का अर्थ क्या होता है, पर होता है। देखिए साथियों, पर एट का मीनिंग क्या होगा साथियों, अर्थ जो होगा वो क्या होगा, पर शब्द होगा। हाँ ठीक है साथियों, इसके बाद में इसका देखिए कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, यह उस स्थान को बताता है, एट क्या करता है, यह उस स्थान को बताता है, यह उस स्थानों, एट का मीनिंग क्या होता है साथियों, ऊपर होता है। यह उस स्थान को बताता है जहां कोई वस्तु या व्यक्ति, जहां कोई व्यक्ति या वस्तु स्थित होती है। ठीक है साथियों, ये क्या बताएगा, स्थित होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आप बने रहें। देखिए साथियों, इसमें क्या होगा, या फिर था, थी या रहेगी, ये वर्डिंग यूज होती है इसमें। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ माई हाउस, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग, एग्जाम्पल में देखिए आप समझ में आएगा बिल्कुल, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, I am standing at the door of this house. At the door of my house. ओके, मैं दरवाजे पर खड़ा था। यानी क्या हुआ कि मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु वहां पर क्या है, स्थित है, मतलब खड़ा है वहां पर वो खड़ा है और आगे वो चल भी सकता है। आई एम स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ माई हाउस, तो मतलब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में इसके एक दो रूल और भी है साथियों। घड़ी के समय से पहले, आपको बता दूं, घड़ी के समय से पहले भी इसका प्रयोग होता है। घड़ी के समय से पहले भी एट का प्रयोग होता है, ओके। आप एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा साथियों, बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। एग्जाम्पल में लिखूं तो देखिए साथियों, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा है टाइम, जैसे हम कर सकते हैं, नॉन हो गया, जैसे एग्जाम्पल ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ एक। इसमें एक और भी है, अगर मतलब वाक्य में नॉन शब्द हो गया,
नून हो गया, दोपहर हो गया, नून हो गया। और जैसे एट नन, एट नन इसका प्रयोग एट नून, एट एट मॉर्निंग, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट मिडनाइट। मतलब ये शब्द भी अगर आते हैं तो साथियों आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखवाता हूँ, देखिए आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। समझ में आया साथियों? देखिए आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। मतलब यहाँ क्या हुआ, घड़ी का समय दर्शाया गया है, घड़ी का समय दर्शाया गया है बिल्कुल। आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। ओके, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन आ गई है। ठीक है साथियों, तो एट का इस तरह से आपको याद रखना है। आप इसको राइट डाउन करते जाइएगा, आप लिखते जाइए, इन रूल्स को बार बार नहीं करवाए जाते हर चीजें। इसे नेक्स्ट देखिए साथियों, मैं इरेज करता हूँ क्योंकि स्पेस नीचे कम है। 3 प्रीपोजिशन हमने कर ली है, 25-26 प्रीपोजिशन करने वाले हैं। हम चौथी प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे, बिफोर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है साथियों ये बिफोर। बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग से पहले। क्या होता है साथियों, के पहले या से पहले, किसी चीज का पहले से होना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया साथियों, से पहले। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, समय या घटना से पहले। ठीक है ना, इसका अर्थ पहले सामने होता है, से पहले, या सामने लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग घटना, इसका प्रयोग घटना या किसी समय, प्रयोग किसी घटना, घटना या समय से पूर्व होता है। ओके साथियों, मतलब इसका प्रयोग किसी घटना या समय से पूर्व होता है। और हम मैं बताऊं एग्जाम्पल, आप देखिए द पेशेंट, बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है ये, बहुत बार आपने सुना भी होगा, बिल्कुल बार बार एग्जामिनर इसी एग्जाम्पल को यूज करता है। द पेशेंट्स had died before the doctor came. Okay, had died before the doctor came. Died before the डॉक्टर कैम। ठीक है साथियों, समझ में आई ना आपको बात कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, रोगी मर चुका था और डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। मतलब ये घटना या समय पूर्व से हो गया है। ठीक है साथियों, तो हमारा ये रहेगा, बिफोर का मीनिंग ये रहेगा, और किसी घटना या समय से पूर्व हमें बिफोर का यूज करना है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपको बताऊं साथियों, ओवर। ओवर, ओवर, ओवर का मीनिंग साथियों ऊपर ही होता है, लेकिन वो ऊपर होता है, ऊपर से चीज जा रही होती है, मतलब टच नहीं होती। मैंने आपको बताया भी था, वो टच नहीं होती। आप देखिए ओवर का मीनिंग आप देख सकते हैं, किसी सतह को हास्य के रूप से कौन से ढकने के अर्थ में। ठीक है, सीधे या लंबवत ऊपर से होने से, सीधे या लंबवत है। ठीक है साथियों, सीधे या लंबवत रूप से, सीधे या लंबवत रूप से, वत रूप से इस रूप से वस्तु का गुजर जाना। क्योंकि साथियों अगर कोई चीज गति मतलब चलती हुई चीज होगी, गुजर जाना, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। ओवर का इतना ही मीनिंग होता है, वाक्य बहुत होते हैं साथियों, एग्जाम्पल बहुत होते हैं, आपको सिर्फ मीनिंग समझना है, मतलब आपको उसका प्रयोग करना आना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए। एग्जाम्पल का कुछ नहीं होता। ठीक है साथियों, जैसे कि मैंने लिखा एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन
An aeroplane flies over the clouds. Okay, over the clouds. An aeroplane flies over the clouds. ठीक है साथियों, ए बॉय, जैसे एग्जाम्पल और लिख देता हूँ एक, ए बॉय threw the ball over the wall. मतलब एक लड़के ने फेंकी, एक बॉल को फेंका, दीवार के ऊपर से फेंका, मतलब बॉल दीवार के ऊपर से चली गई, वो रुकी नहीं, वो टच नहीं हुई, उसके ऊपर से भी चली गई और टच भी नहीं हुई, दोनों बातें। इस स्थिति में क्या करना है, जहाज जब गुजरती है बादलों के ऊपर से वो उड़ती है, तो क्या हुआ साथियों, यहाँ पे ओवर शब्द है, ओवर का मीनिंग ऊपर हो गया, लेकिन कोई वस्तु मतलब वस्तु दूसरी वस्तु से टच नहीं होती, और जब जहां वस्तु टच होती है वहां में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ओके साथियों, आगे देखिए 6 नंबर प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं, इसमें आगे दे रखी है बिटवीन ये एक बार और करते हैं, क्योंकि बिटवीन का मीनिंग अगर आफ्टर देखिए, आफ्टर साथियों, आफ्टर का मीनिंग बताऊं साथियों तो क्या होता है, के बाद में, मतलब बाद में काम होने वाली बात, के बाद में इसका मीनिंग होता है आफ्टर, के बाद में, और किसी घटना इस समय के बाद में, इसका प्रयोग कहाँ होता है साथियों, किसी घटना या कार्य या समय के बाद में, किसी घटना या समय के बाद में। ओके साथियों, समय के बाद में किसका प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में बिल्कुल समझ में आएगा आपको, मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है साथियों, एग्जाम्पल में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, देखिए साथियों, द स्टूडेंट्स stood up after the teacher had come, after the teacher had come। ठीक है साथियों, मतलब क्या हुआ, विद्यार्थी मतलब आने के बाद खड़े हुए, जब टीचर आ चुका था क्लास में, कम टू क्लास, टीचर के आने के बाद बच्चे क्या हुए, क्लास में खड़े हुए। ओके साथियों, खड़े तो उसके बाद में ही होंगे ना बच्चे, स्टूडेंट आफ्टर द टीचर्स हैड कम टू क्लास, जब टीचर क्लास में आ चुका होता है, आ जाता है, उसके बाद में क्या है, विद्यार्थी खड़े हुए। ओके साथियों, ये थी हमारी अगली प्रीपोजिशन, हमने 6 प्रीपोजिशन कर चुके हैं, और अब देखिए हम साथ में करेंगे बिटवीन और अमंग। ओके, ये समझ में आ गई साथियों, आप उनके देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। इसके बाद में देखिए साथियों, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सर बार बार इरेज करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होता साथियों, सीखना जरूरी होता है और हमें आना बहुत जरूरी है। टाइम तभी काम आता है, जब मतलब पढ़ तो लेते हैं किचन से, लेकिन समझ में नहीं आता तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, टाइम खराब करने से। आप देख सकते हो बिटवीन है 7 नंबर प्रीपोजिशन, मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन शब्द की। बिटवीन का मतलब आप समझ गए होते हैं, दो के बीच में। बिटवीन का मीनिंग क्या होता है साथियों, दो के बीच में, और दो के बीच में की बात अगर आपको पता चलेगी साथियों, वो आप जब आपका एग्जाम्पल दिया होगा, आपका क्वेश्चन होगा, आप उसकी ट्रांसलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा, आप उसकी हिंदी बनाएंगे तब पता चलेगा आपको कि हमें बिटवीन यूज करना है, अमंग यूज करना है। ओके साथियों, देखिए एग्जाम्पल करवाता हूँ इसमें, आप देखिए एग्जाम्पल में पता चलेगा आपको, राम is sitting between मोहन एंड सोहन। ओके साथियों,
Mohan and Sohan. Ram is sitting between Mohan and Sohan. ओके, अब यहाँ पे बिटवीन आ गया, मतलब राम बैठा तो है लेकिन वो किन के बीच में बैठा, मोहन और सोहन के बीच में बैठा है। ये दो के बीच में बात हो गई, यहाँ पे दोनों के बीच में कौन बैठा है, राम बैठा है। ठीक है साथियों, अब अमंग की बात करूं, अमंग इसी से रिलेटेड शब्द हो जाएगा। अमंग, इनका मीनिंग अलग अलग है बिल्कुल। देखिए, एक से ज्यादा के बीच में, इसमें क्या होगा साथियों, अमंग में दो से अधिक होने के बीच में, दो से अधिक, दो से अधिक होने के बीच में, होने के बीच में। ठीक है साथियों, इसका मीनिंग ये होगा दो से अधिक होने के बीच में। परिपिशन और मडाल जो होते हैं साथियों, वो ज्यादातर यूज कब होंगे, जब आप उसकी वाक्य की हिंदी बनाएंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं साथियों, एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बताता हूं आपको एग्जांपल में क्या करना है। ए वेल इज सिचुएटेड, ठीक है, ए वेल इज सिचुएटेड अमंग द ट्रीज, ए वेल इज सिचुएटेड, ओके, situated among the trees। ठीक है साथियों, कुआं है वो वृक्षों के बीच में है, कुआं क्या है, वृक्षों के बीच में है, और वृक्ष एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा, बहुत सारे वृक्ष है, किसके आसपास, किसके बाहर, कुएं के आसपास। ठीक है, ए वेल इज सिचुएटेड, जो कुआं स्थित है वो कहाँ है, वृक्षों के बीच में है। मतलब कहने का भाव यही है कि अमंग का प्रयोग हम तब करेंगे जब एक से ज्यादा चीजें हो, एक से ज्यादा, ठीक है ना, एक से ज्यादा चीजें हो। मतलब राम सिटिंग, जैसे कि बिटवीन की बात की, बिटवीन मोहन एंड सोहन, सोहन के बीच में बैठा था। ठीक है, इसी तरह से अब अगली प्रीपोजिशन देखिए साथियों, 9 नंबर पे देखिए प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट करने वाले हैं। फोर, फोर शब्द देखिए, फोर का मीनिंग वैसे के लिए होता है, तो इसका प्रयोग साथियों करेंगे, क्या करेंगे, समय की अवधि से पूर्व, जो समय की अवधि होगी, समय की अवधि से पूर्व। अब देखिए साथियों, एग्जाम्पल में समझ में आता है बिल्कुल, आप इसकी देखिए, मैं बताता हूं आपको। और किसी वस्तु की कीमत, दोनों चीजें कर लेते हैं हम, जितने हैं उसके, किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत, कीमत या मूल्य, कीमत बताने के लिए, कीमत बताने के लिए भी क्या करेंगे, बताने के लिए भी क्या करेंगे हम, फॉर यूज करेंगे, के लिए, किसी वस्तु की कीमत को बताने के लिए क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इसके बाद में एक दो चीजें और भी शायद नहीं है इसकी, देखिए एग्जाम्पल करते हैं हम। अब आई बोट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, जैसे कि मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ, पहले इसके लिखते हैं कोई समय की अवधि की पूर्व, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, वो बाद में लिखेंगे हम। पहले देखिए, राम हैज बीन रीडिंग ए नॉवल, राम हैज बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 days, फॉर 2 days। अब यहाँ पे साथियों क्या हुआ, देखिए फॉर यूज कर दिया ना, कर तो दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि समय की अवधि से पूर्व, ये समय है 2 दिन, 2 दिन से राम क्या है वो पढ़ चुका है, नावल पढ़ रहा है, तो हैज बीन आ गया ना इसके अंदर। आपको ये भी ध्यान रखना, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस होती है, ठीक है ना, ये वाक्य किस टेंस का है, ये वाक्य है, आपको बता दूं, राम हैज बीन, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस होती है, इसमें समय का अगर एनसी टाइम की बात करें तो फॉर यूज होगा।
पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें फॉर यूज होगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस की बात करें तो भी क्या होगा, फॉर यूज होगा। एक जगह सिंस भी होता है, वो आपको आगे बताएंगे सिंस तब आएगा तब। इसके बाद देखिए कीमत है, इसका आप समझ क्योंकि समय की अवधि यहाँ पे बता दी गई है कि वो 2 दिन से नॉट पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए, अब कीमत की बात करूं जैसे कि आई बॉट दिस पेन फॉर टू, आई बॉट this pen, I bought this pen for 10 rupees, for 10 rupees। ये मेरी पेन है, वो 10 रुपये का क्या है, खरीदा था, ठीक है ना, मैंने खरीदा था, ठीक है साथियों। इसमें भी फॉर यूज हो गया। यहाँ पे कीमत बताई गई है पेन की कि मैंने पेन है वो 10 रुपये में खरीदा, मैंने पेन 10 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पे ये बताइए फॉर 10 रुपीज फॉर 2 days। ओके, यहाँ पे सेम हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, नीचे से स्पेस नहीं रहेगा, हमें इरेज करना पड़ेगा, हम आगे चलेंगे। हमारी 9 प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुकी है। साथियों जी, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आप देखते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है, रीड का एग्जाम है, प्रीपोजिशन तो इंग्लिश के इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे ही जाती है, बिल्कुल। अब एक साथियों आगे देखिए, मैं 10 नंबर प्रीपोजिशन की बात करूं तो 10 नंबर प्रीपोजिशन देखिए बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड। ओके, बिहाइंड मतलब पीछे, किसी वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु के पीछे स्थित होना, ठीक है साथियों। इसका मीनिंग क्या होता है, पीछे, किसी वस्तु या व्यक्ति का, व्यक्ति क्या था, पीछे होना, ठीक है। किसी वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु के पीछे स्थित होना, वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के पीछे होने में हमें बिहाइंड यूज करना है, हमें बिहाइंड का प्रयोग करना है। ओके साथियों, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे बिहाइंड का। ओके, इसमें देखिए एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आएगा। देखिए साथियों, मतलब वस्तु दो वस्तु होगी, जैसे मेरे पीछे कोई है तो मैं भी व्यक्ति हो गया, पीछे वाला भी व्यक्ति हो गया। अगर किसी वस्तु को किसी वस्तु के पीछे छुपाएंगे या किसी वस्तु किसी व्यक्ति के पीछे छुपाएंगे तो वहां पे बिहाइंड यूज होगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो देखिए साथियों, अगर एग्जाम्पल की बात करें, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। ओके, सूर्य कहाँ है, बादलों के पीछे है, सूर्य बादलों के पीछे है। इस स्थिति में हमें क्या करना है साथियों, हमें बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब आगे देखिए, हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन करने वाले हैं, सीन्स बताऊंगा मैं आपको। सीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं मार्कर में साइड डाल लेता हूँ इतने। तो साथियों ये प्रीपोजिशन बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है ये। ओके, तो हम प्रीपोजिशन का टॉपिक, मैंने सोचा आज विद्यार्थी साथियों को प्रीपोजिशन का टॉपिक करवा दें ताकि साथियों का कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। अब 11 नंबर प्रीपोजिशन देखिए साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सीन्स का। सीन्स का वही बात टाइम के लिए प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए। अब सीन्स का प्रयोग करेंगे हम साथियों निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। ओके, इसका प्रयोग कब होगा, निश्चित टाइम के लिए होगा, निश्चित टाइम के लिए होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नॉन, आफ्टर, नाइट, बर्थ, डेथ, ये चीजें देखिए। अब यूज कहाँ का होगा, देखिए एक तो मॉर्निंग,
मॉर्निंग इवनिंग, ओके, नाइट, नून आफ्टरनून, नाइट, नून आफ्टरनून, नाइट, बर्थ, बर्थ जन्म होता है, बर्थ, इसके बाद में डेथ, इसके बाद में क्या साथियों, डेथ। और भी हैं इसके पॉइंट, वो भी बताता जाऊंगा आपको मैं। ठीक है साथियों, हाँ बस अब देखिए, और जैसे कि अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले बताया था कि मॉर्निंग इवनिंग नून आफ्टरनून, ये चीजें तो पहले आ चुकी हैं, और हमें ये एट का प्रयोग इसमें मैंने बताया था शायद आपको, इसमें मॉर्निंग संडे ये है, संडे और ये चीजें, इनका प्रयोग बता दिया था भी, इनका प्रयोग मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून लगता है। लेकिन साथियों ये चीजें तब मतलब सीन्स कहाँ लगाना है, मैंने सीन्स और बोर यूज वही होते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के सेंटेंस में होते हैं, वाक्य में होता है, एक पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के वाक्य में होता है, और एक फ्यूचर परफेक्ट। तीनों टेंस की जो चौथी टेंस होती है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, ओके। तो इसमें एक आपको मैं बता देता हूँ साथ में क्या लगा होगा, ये चीजें तो होंगी, ये चीजें होंगी, उसमें भी होगी इन यूज करना, इन मॉर्निंग इन इवनिंग इन आफ्टरनून, ओके। लेकिन वहां क्या नहीं था, वहां पे टेंस चेंज थी, यहाँ पे टेंस और है, मतलब क्या होगा आपको याद रखना है, एक बीइंग शब्द, बीइंग शब्द ही बताऊंगा आपको मैं। अगर बात करूं तो कोई बात नहीं, सारे लिख देता हूं, जैसे कि एक होगा आपके साथ हैज बीन लगा होगा, हैव बीन लगा होगा, ठीक है, हैव बीन लगा होगा, ये दोनों हैव बीन जो होगा ना, ये आपको ये तीन चीजें किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में होगी। इसके बाद में अगर हैड बीन की बात करूं, हैड बीन जो होगा साथियों वो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में लगेगा, और साथियों शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव होगा, ये साथ में लगे होंगे, ठीक है ना। अगर ये इतनी चीजें लगी होगी तो आपको क्या यूज करना है, आपको प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करना है। ये भी तो साथ में होंगे, लेकिन इनसे पहले क्या होंगे वाक्य में, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, मतलब टेंस की चौथी टेंस की जो निशानी होगी वो होगी, ठीक है, तब हमें सिंस का प्रयोग करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज आपको इन उसका प्रयोग होगा इन प्रीपोजिशन का। अब एग्जांपल लिखूं, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए आप साथियों, एग्जांपल की बात करूं तो देखिए साथियों, एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। राम हैज बीन, देखिए राम हैज बीन प्लेइंग, Ram has been playing in the ground, Ram has been लग गया ना। आपको पहले तो ये देखना है, हैज बीन देखना है किस टेंस का वाक्य है वो, ठीक है। राम हैज बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ग्राउंड में क्या है, खेल रहा है। यहाँ पे प्रीपोजिशन में ये आ गई है सिंस, मॉर्निंग आ गया ना यहाँ पे, लेकिन मॉर्निंग क्या लेके आया साथ में, मॉर्निंग शब्द तो आया, लेकिन यहाँ पे आपको ये साथ में क्या लेके आया, आपका ये हैज बीन लेके साथ में आया है। हैव बीन भी हो सकता है यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ सब्जेक्ट अलग होता, हैव बीन भी हो सकता था, हैड बीन भी हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको मॉर्निंग इवनिंग ये याद रखनी है, साथ में आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इन सभी के साथ क्या करना है, सिंस का प्रयोग होगा, के साथ में यहाँ लिख देता हूँ, के साथ सिंस का प्रयोग होगा, ओके, सिंस का प्रयोग होगा। बिल्कुल साथियों, आपको अच्छी तरह करवाई जाएंगे, इस तरह से आपको बिल्कुल एक भी हम चीज छोड़ने वाले नहीं है। आज आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, ठीक है सर। देख लिया होगा आपने, मैं आगे चलता हूँ, इरेज करता हूँ। हमने 11 प्रीपोजिशन कर ली है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। देख लेना साथियों, आप बिल्कुल याद करेंगे मुझे, पवन कुमार मीना को, क्योंकि प्रीपोजिशन का आपका एक भी वाक्य जो
2 नंबर आपके पक्के करने वाले हैं हम आज। 2 नंबर आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे हमारे हिसाब से अगर प्रिपोजिशन करोगे। इसके बाद में साथियों बताऊं फ्रॉम। फ्रॉम देखिए, ठीक है साथियों, फ्रॉम। फ्रॉम ये 12 नंबर प्रीपोजिशन रहेगी हमारी। फ्रॉम, फ्रॉम का मीनिंग साथियों क्या होता है? से होता है फ्रॉम से, मतलब अलग होने का भाव, ठीक है ना, से अलग होना, ठीक है, से अलग होना क्या भाव होता है। इसके में क्या करेंगे हम साथियों, इसका प्रयोग किसी स्थान वस्तु, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रयोग हम करेंगे किसी व्यक्ति वस्तु, आगे देखिए, इसका प्रयोग किसी स्थान वस्तु या व्यक्ति, किसी स्थान व्यक्ति या वस्तु, किसी स्थान व्यक्ति या वस्तु। वस्तु क्या है साथियों? वस्तु, इसमें वस्तु से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, ठीक है साथियों, से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग होगा साथियों? मतलब जिससे होता ना, राम ने रावण को मारा था, भी करता नहीं करा उनको, ठीक है ना, इस तरह से मतलब तलवार से उसको धड़ से अलग कर दिया। मतलब जैसे होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, कारक जिसमें होते हैं, कारक विभक्ति होती है, इस तरह से। अच्छा, एक और इसमें एक पॉइंट और भी लिख रखा है, शुरुआती समय या स्थान को बताने के लिए। शुरुआती समय है, शुरुआती, इसका भी एग्जाम्पल करेंगे हम। शुरुआती समय या स्थान को, शुरुआती समय या स्थान को बताने के लिए, शुरुआती समय या स्थान को बताने के लिए, ओके साथियों, स्थान को बताने के लिए, स्थान को बताने के लिए हमें क्या यूज करना है के लिए, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे साथियों, आप बने रहिए हमारे साथ, प्रयोग करना है बिल्कुल आपको ये ना, जैसे कि हम एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखिए, हम दोनों की कंडीशन जो इन्होंने बताई है हमें, जो तीनों कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन का जिक्र करेंगे हम, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। पहले बात करते हैं किसी स्थान वस्तु या व्यक्ति से अलग होने के भाव में, ठीक है साथियों, अलग होने के भाव में। जैसे आई कैम टू हाउस फ्रॉम मार्केट, आई कैम टू हाउस, आई कैम टू हाउस फ्रॉम मार्केट, आई कैम टू हाउस, ठीक है साथियों, मार्केट, फ्रॉम मार्केट, मतलब मैं घर आया, मार्केट से घर आया, तो मतलब मार्केट से वो बंदा क्या हुआ, मार्केट से वो अलग हो गया है, वो मार्केट से अलग होकर कहाँ आ गया, अपने घर आ चुका है। ये अलग होने का भाव आपको पता चलेगा इस चीज से। इसके बाद में साथियों देखिए, मैं बात करूं, इसमें शुरुआती समय या स्थान को बताने के लिए बोला ना, आई डिड दिस वर्क फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, क्या बोला, आई डिड दिस वर्क, मैं इसको काम को करूंगा, मतलब करता था, हाँ करता था। इसमें क्या दिया है, आई डिड दिस वर्क फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, वर्क फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, ओके। अब यहाँ पे फ्रॉम आ गया, वो काम को बता रहा है, काम मतलब करने से पहले बता रहा है कि मैं इसको काम को मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार से मंगलवार तक करूंगा, मतलब पहले बता दिया ना, काम होने से पहले बता दिया, तो फ्रॉम का यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है साथियों। और अगर इसी का एग्जांपल हम आगे देखिए, हाँ नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए आप, नेक्स्ट 13 नंबर प्रीपोजिशन की बात करूं साथियों, तो क्या होगी, टू शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है एक, आप देखिए, टू का प्रयोग बताऊं तो मैं आपको, इसका प्रयोग किसी स्थान से जुड़ने या अंतिम स्थान या समय बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी स्थान से, इसका प्रयोग क्या होगा साथियों, सही होता है इसका प्रयोग, देखिए इसका प्रयोग किसी स्थान, इसका प्रयोग किसी स्थान से जुड़ने या स्थान से जुड़ने या
अंतिम स्थिति है ना, अंतिम स्थान से जुड़ने या अंतिम स्थान या समय, अंतिम स्थान या समय बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया, बताने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका पॉइंट एक और है। हाँ ठीक है, अंतिम स्थान या समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई कम टू हाउस, आई कंप्लीटेड हिज वर्क। एग्जांपल देखिए साथियों, एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, एग्जांपल की बात करूं जैसे कि आई कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड माय वर्क। देखिए, आई कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क फ्रॉम, हिज वर्क from 10 AM to 12 PM, यहाँ 11 ही लिख देता हूँ। ओके, ठीक है ना, समझ में है ना। आई कंप्लीटेड हिज वर्क फ्रॉम 10 AM to 11 AM। ओके, वो काम अपना कंप्लीट पूर्ण काम कर चुका है, और 10 AM to 11 AM। ओके साथियों, आई कंप्लीट दिस वर्क फ्रॉम 10 AM to 11। ये बता दिया ना इन्होंने, स्थान करने के लिए, समय को बताने के लिए किया, समय बता दिया गया, स्थान से जुड़ने के लिए बता दिया गया है। इसके बाद में साथियों देखिए एग्जांपल करेंगे, आई कम टू हाउस। एग्जांपल और भी इसका, आई कम टू हाउस, आई मैं घर आया, ठीक है ना। इस एग्जांपल एक और है भी, आई कैम टू हाउस, आई कैम टू हाउस कि मैं घर आया। ओके, आई कैम टू हाउस, मैं घर आया। तो हम नेक्स्ट करेंगे साथियों, देखिए हमारी 13 प्रीपोजिशन हो चुकी है। नेक्स्ट करेंगे हम, आपको समझ में आ गई है ना, ठीक है साथियों। हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रीपोजिशन करेंगे हम। आप बने रहिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सीखना है बिल्कुल। तेरह कर चुके थे शायद, हम 13 कर चुके थे, तो हम 14 नंबर प्रीपोजिशन की तरफ चलेंगे साथियों। 14 नंबर की तरफ, 14 नंबर की तरफ देखेंगे। तो 14 नंबर में देखिए हम करने वाले हैं विद। विद का मीनिंग आप समझते होंगे, विद का मीनिंग मतलब के साथ, यानी के साथ, किसी चीज के साथ होना, इसका मीनिंग रहेगा के साथ। अब देखिए इसका विद का साथ या संबंध दर्शाने के लिए, एक तो इसका प्रयोग देखिए ध्यान से, टाइम साथियों कितना ही लगे चाहे, इसका प्रयोग साथ या संबंध, एक संबंध मतलब रिलेशन दिखाया जाता है। एक क्या होता है इसमें देखिए, साधन औजार हथियार आदि के प्रयोग करने के अर्थ में, साधन औजार हथियार और साधन औजार और हथियार, ठीक है साथियों। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब इसका प्रयोग साथ या संबंध, और साधन औजार और हथियार आदि के प्रयोग करने के अर्थ में, आदि के प्रयोग करने के अर्थ में विद का प्रयोग होता है, ठीक है। विद का प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा। ओके साथियों, आप देखिए अब हम एग्जाम्पल करेंगे, इसका उदाहरण करेंगे। एग्जाम्पल में पता चलेगा आपको। She want there, I write with pen। देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे 2-3 हम, सारी कंडीशन क्या लिखेंगे हम, आई राइट विद माई पेन,
ठीक है, आगे ना समझ में कि आई राइट विद माई पेन, ये एक साधन हो गया कि मैं अपने पेन के साथ पेन से लिखता हूँ, मैं अपने पेन से लिखता हूँ। अब देखिए अगर औजार की या कुछ बात करें, ही किल्ड द डॉग विद स्टिक, ही किल्ड he killed the dog, he killed the dog, he killed the dog with the stick, इसने कुत्ते को मारा लेकिन स्टिक से ज्यादा मारा, ठीक है ना। आगे ना साथ में औजार का रूप भी आ गया, तो यहाँ पे भी तो परिवर्तन आएगी ना, he killed the dog with the stick, मतलब स्टिक से कुत्ते को उसने मारा। इसके बाद में साथियों जहाँ जगह पड़ी है आगे करने वाले हैं हम थ्रू, थ्रू। अब देखिए 50 नंबर पर क्वेश्चन देखिए हमारी थ्रू क्या होगी, THROUGH, थ्रू का मीनिंग क्या होता है साथियों, और ठीक लिख दिया मैंने। थ्रू का मीनिंग क्या हुआ साथियों, के माध्यम से, के माध्यम से, मतलब किस कहीं जाना उसके अंदर से होकर जाना, के माध्यम से, के माध्यम से जाना करना मतलब काम करना, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, में होकर अर्थ में किया जाता है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग में होकर, में होकर के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। ओके साथियों, के अर्थ में क्या किया जाता है, किया जाता है में होकर के अर्थ में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल समझ में आएगा साथियों, आप देखिए राम इज गोइंग टू होम, राम इज गोइंग, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल करेंगे साथियों हम, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग टू होम थ्रू द फॉरेस्ट, राम इज गोइंग टू होम, होम थ्रू द फॉरेस्ट। विराम है वो मतलब घर जाता है तो जंगल के, जंगल में होकर जाता है। राम अपने घर जाता है तो क्या से होकर जाता है, वो में होकर, यानी जंगल में होकर जाता है अपने घर, थ्रू द फॉरेस्ट। ओके, थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है साथियों। राम इज गोइंग टू होम थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, नीचे शायद काम पड़ा है, मैं लिखने वाला हूँ, जैसे कि अंडर, नीचे आ जाएगा इसमें 16 नंबर पे देखिए अंडर। अंडर का मीनिंग क्या होता है साथियों, अंडर का मीनिंग होता है, क्या होता है अंडर का मीनिंग आप जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल प्रीपोजिशन ये नीचे, ठीक है ना, किसी वस्तु का नीचे होना, ठीक है साथियों। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से, किसी वस्तु का, किसी लिख देता हूँ, किसी, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के नीचे होना, दूसरी वस्तु के नीचे होना, नीचे होना। ओके साथियों, नीचे होना, किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के नीचे होना, इसका अर्थ ऐसे करना है हमें। एग्जांपल देखिए साथियों, ए रैबिट इज अंडर द टेबल, मतलब एग्जांपल लिखो इसका, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, ठीक है साथियों। एग्जांपल में देखिए ए रैबिट, ए रैबिट एक खरगोश है वो अंडर, अंडर द, अंडर द ट्री, ट्री लिख देता हूं मैं, अंडर द ट्री, ठीक है साथियों। ये क्या है, ए रैबिट अंडर द ट्री, खरगोश है वो वृक्ष के नीचे है। ए लायन, ए लायन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, ए लायन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, मतलब इस तरह से कोई दूसरी एक चीज है वो दूसरी चीज के नीचे बैठी है, सोई है, कुछ भी करे मतलब वो उसके नीचे होनी चाहिए। तो अंडर, इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करने वाले हैं। 16 परिवेशन हो चुके साथियों, आगे देखिए, ठीक है आगे देखिए आप, 16 प्रीपोजिशन शायद 25 के करीब है, 24 या 25 के करीब है, टोटली प्रीपोजिशन करने वाले हैं हम, एक भी नहीं छोड़ने वाले आज। ओके साथियों, एक वीडियो में आपको करवा देंगे। मैं थोड़ी मार्कर में क्या कर से डाल लेता हूँ। तो साथियों ये प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, कई बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर हमें प्रीपोजिशन का ये करवाओ, तो बिल्कुल ये करवाइए, आपके लिए करवाई जाइए। 17 नंबर प्रीपोजिशन देखिए, 17 नंबर प्रीपोजिशन, 17 नंबर प्रीपोजिशन में देखिए बलो, बलो का मीनिंग क्या होता है साथियों, नीचे,
अंडर का मीनिंग भी नीचे था, बिलो का मीनिंग भी नीचे था। अब देखिए पद या दर्जे में अलग अलग मीनिंग होता है साथियों इनका। पद या दर्जे में निम्न होने पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? पद या दर्जे में, पद या दर्जे में निम्न होने पर, निम्न होने पर, निम्न मतलब नीचे, ठीक है साथियों। निम्न होने पर, उसके नीचे होने पर, मतलब किसी वस्तु का वस्तु से छोटा हो जाना, बिलो। आप देखिए एग्जांपल पता चलेगा। द आरडीसी इज बिलो। एग्जांपल देखिए आप, द LDC, LDC, the RDC is below the, RDC is below the UGC, UDC in rank, okay, UDC in rank मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब स्थानों का वस्तु के मतलब रैंक है, मतलब एक तरीके से वो तो एक चीजें नीचे होती है अंडर का नीचे, मतलब यहाँ हो क्या पद या दर्जे में, पद बड़ा होना छोटा होना, ठीक है ना, मैं उससे छोटा हूँ इस तरह से, मतलब एलडीसी जो रैंक है वो यूडीसी रैंक से क्या है, नीचे है, मतलब छोटी है, उससे छोटी का भाव होना, ठीक है साथियों। इसी तरह इसके साथ वाले कर लेते हैं हम। अबोव, अबोव कर लेंगे, अबोव, अबोव का मीनिंग भी क्या होगा, ऊपर होगा साथियों। देखिए अबोव का मीनिंग ऊपर होगा। इसमें क्या करना है, पद या दर्जे में उच्च होने पर। अब दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पद या दर्जे में, ओके, पद या दर्जे में, पद या दर्जे में उच्च होने पर, पद या दर्जे में उच्च होने पर, उच्च होने पर, ठीक है साथियों। इसका प्रयोग इसी तरह से करेंगे। देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको। द प्रिंसिपल इज अबव द टीचर इन द पोस्ट, ओके, द प्रिंसिपल इज अबव द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में भी बड़ा आ जाएगा, लिखा नहीं इन्होंने, प्रिंसिपल इज अबव the principal above the teachers, okay, above the teacher in the post, above the teacher in the post, okay, मतलब टीचर की पोस्ट से क्या है, प्रिंसिपल उच्च होता है, बड़ा होता है, उसका पद क्या होता है साथियों, बड़ा होता है उस चीज से, ठीक है ना, समझ में आया ना आपको। द प्रिंसिपल इज अबव द टीचर, मतलब यहाँ ऊपर नीचे की बात की गई है। ओवर का मीनिंग भी ऊपर होता है, ऑन का मीनिंग भी ऊपर होता है, लेकिन जो ऊपर इसका जो है ना, अबोव का ऊपर का मीनिंग है वो पद या दर्जे में होगा, बिलो का मीनिंग नीचे होता है, लेकिन पद या दर्जे में नहीं। मतलब आपको स्टेटमेंट देखनी है, कैसे सेंटेंस आया उसकी ट्रांसलेट करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर पद या दर्जे की बात की गई है या किसी वस्तु का नीचे होने की बात की गई है, ओके साथियों। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद में ऑफ। ऑफ का मीनिंग देखिए, 19 नंबर प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ, ओके साथियों। ऑफ देखिए, ऑफ का मीनिंग वैसे का के की होता है अलग अलग शब्द में, ठीक है ना, संबंध दर्शाने में। इसके क्या है, बीमारी, वैसे तो का के की, ये तीनों चीज याद रखनी है, का के की। और इसका जो प्रयोग होगा साथियों वो क्या होगा, इसका प्रयोग एक तो संबंध, प्रयोग संबंध, संबंध या किसी बीमारी, किसी बीमारी के नाम से पहले, बीमारी के नाम से एक शायद कारण भी दे रखा है इसमें, हाँ ठीक है, रो के नाम से पहले बीमारी या रोग, रोग के नाम से पहले, नाम से पहले होता है। यानी क्या करना है, मतलब संबंध किसी बीमारी या रोग के नाम से पहले, और मतलब कारण बताने के लिए, बीमारी का कारण बताने के लिए, कारण बताने के लिए भी प्रयोग होता है, कारण बताने के लिए, ठीक है साथियों। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में देखिए साथियों, एग्जाम्पल बताऊं आपको,
बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको डरना नहीं है। ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है साथियों। अच्छा, जैसे कि संबंध वाली बात करते हैं पहले। राम इज द सन ऑफ दशरथ, ठीक है ना। राम इज राम इज सन ऑफ राम इज सन ऑफ श्याम। हम श्याम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफ आ गया ना। अब देखो यहाँ संबंध दर्शाया गया है, राम है वो श्याम का पुत्र है। मैंने क्या बताया आपको, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, का के की, यानी राम है वो श्याम का क्या है, पुत्र है। और इसे जैसे कि बीमारी वाले की बात करें तो हम लिखूंगा मैं यहाँ पे, ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा, ठीक है ना। वह कैंसर से मरा, वह कैंसर से मरा। यहाँ पे बीमारी का कारण बता दिया, मरा किस कारण मरा, वो कैंसर से मरा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे संबंध दर्शा दिया। ओके साथियों, अब नेक्स्ट चलते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे। देखिए हम 20 नंबर पे हमने 19 कर ली है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, देख लीजिए। अगर आप जल्दी से लिख नहीं पाते तो साथियों आप रोक सकते हैं वीडियो के बीच में 5 या 10 सेकंड के लिए, बिल्कुल रोक भी कर सकते हैं। हमारी 19 प्रिकॉशन हो चुकी है, हम 20 में आगे। बी साइड, देखिए बी साइड्स, बी साइड क्या होता है साथियों, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक, मतलब बिल्कुल नजदीक। अगर कोई बात हमें भाव नजर आ रहा है, बिल्कुल नजदीक होना, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक होने के भाव में, भाव में, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल हमारे क्लोज है, नजदीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे, ठीक है ना। राम इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। देखिए एग्जांपल देखिए साथियों आप, राम इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। राम अपनी माता के बिल्कुल नजदीक बैठा था। राम अपनी माता की क्या, बिल्कुल नजदीक बैठा था। राम इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। ओके, ये होता है साथियों। अब दो बातें यहीं पे देखिए के अलावा, बी साइड्स, देखिए अलग अलग चीजें अलग है। जैसे अमंग और बिटवीन का था ना, इसी तरह से बी साइड्स, यहाँ पे एस लग गया, मतलब यहाँ एस नहीं है, यहाँ पे एस लग गया। अब इसका क्या होगा, के अलावा, इसका उल्टा हो जाएगा साथियों, के अलावा, के अलावा, के अलावा होने के भाव में, के अलावा होने के भाव में। ओके साथियों, के अलावा होने के भाव में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल पता चलेगा आपको इसका मीनिंग, बिल्कुल मीनिंग का पता चलेगा। देखिए साथियों इसमें क्या है, बिसाइड्स में देखिए, बिसाइड्स दिस, बिसाइड दिस मतलब इनके अलावा। देखिए बी साइड्स, बी साइड्स दिस, बी साइड दिस, इसके बाद में हम लगाएंगे कोमा लगा देंगे, आई वांट टू अदर थिंग्स। बिसाइड दिस आई वांट, आई वांट, आई वांट टू अदर थिंग्स, आई वांट टू बाई अदर थिंग्स। हाँ, आई वांट टू अदर थिंग्स, आई वांट टू अदर थिंग्स, ठीक है। अब क्या कारण है कि इसके अलावा, मतलब किसी चीज की, इसके अलावा आई वांट टू अदर थिंग्स, मैं कोई और चीजें चाहता हूं। मतलब बिसाइड्स, दो बिसाइड्स हो गए यहाँ पे। एक तो बिल्कुल नजदीक एक होने का भाव होगा, जैसे कि राम सिटिंग बिसाइड हिज मदर, अपनी माँ के बिल्कुल पास में बैठा था, नजदीक बैठा था। एक बिसाइड अस लग गया यहाँ पे, तो के अलावा होने के भाव में क्या करेंगे, बिसाइड दिस आई वांट टू अदर थिंग्स, इसके अलावा मैं कोई और चीजें क्या कर रहा हूँ, चाहता हूँ। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए जगह पड़ी है ना, 22 नंबर पे क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर देखिए साथियों, बाई, बाई शब्द, बाई, बाई का मीनिंग साथियों क्या होता है आपको पता है, ये के द्वारा, क्या होता है, के द्वारा। बाई का मतलब मीनिंग क्या होता है साथियों, के द्वारा। बाई का मीनिंग क्या होता है, के द्वारा, ठीक है ना, बाई द्वारा। और इसका प्रयोग साथियों बता दूं आपको, एक तो यातायात के साधन के साथ,
और एक फ्यूचर टेंस में समय से पहले, एक पैसिव वॉइस में। एक तो साथियों यातायात, ट्रांसपोर्ट, यातायात, यातायात के साधन से पहले, और एक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो मैंने करवाया है साथियों अपने चैनल पे, आप देखना वीडियो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में, ठीक है साथियों। एक और क्या दे रखा है इन्होंने, देखता हूं मैं। फ्यूचर टेंस में समय से पहले एक क्या होगा साथियों, बिल्कुल बताया जाएगा, एक एक चीज बताई जाएगी। फ्यूचर टेंस, आप फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि सेल भी लगा होगा उसमें। फर्स्ट हाँ, फ्यूचर टेंस में सेल और विल का ज्यादा यूज होता है, ठीक है साथियों। सेल विल यूज होती है ज्यादा, नहीं क्या उसी का होता है, इसकी वजह नहीं सेल। फ्यूचर टेंस में समय से पहले, फ्यूचर टेंस में समय से पहले, ओके, समय से पहले इनका प्रयोग होता है, तीन बातों में होता है। बाई का मीनिंग देखिए, जैसे कि हम पहले एग्जांपल लेते हैं यातायात वाला, ठीक है साथियों। यातायात वाला साधन लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ही वांट टू जयपुर बाई बस। ही गो टू, हम की वो लेना चाहता है, ही वांट टू गो जयपुर बाई बस, ठीक है साथियों। देखो यहाँ पे आगे ना बाई शब्द, क्योंकि वो जयपुर जाना चाहता है लेकिन बस के द्वारा जाना चाहता है। वो जयपुर जाना चाहता है लेकिन बस के द्वारा जाना चाहता है। यहाँ पे आगे ना यातायात के साधनों से पहले बात आ गई ना। अब हम पैसिव वॉइस की बात करें साथियों, तो क्या होगा पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस के एक सेंटेंस उठाते हैं हम। ए बुक इज रीडिंग बाय मी, ए बुक इज रीडिंग बाय मी, ठीक है ना। ऐसे अगर वाक्य देते हैं, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में कैसे था कि मैं वाक्य पढ़ता हूँ, और अब क्या आगे बुक है वो मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ए बुक इज रीडिंग बाय मी, मेरे द्वारा बुक पढ़ी जाती है। अब तीसरी बात, फ्यूचर टेंस में समय से पहले, ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा होगा, मैं लिख देता हूँ नीचे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए तीसरा एग्जांपल हमारा इस गति का, देखिए इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, बाई अक्टूबर। मैंने पहले ही लगा दिया बाई अक्टूबर, ओके, आप समझिए ध्यान से। बाई अक्टूबर, इसके बाद बाई अक्टूबर, ही विल हैव फिनिश्ड his work, finished this work, okay, finished this work। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में पहले सेंटेंस बता दिया ना, काम कर दिया। यहाँ अब आपको यहाँ से पता चल गया ना, ये क्या पता चल गया आपको, पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, और ये काम बता दिया कि अक्टूबर से पहले क्या है, वो अपना काम खत्म कर देगा, ठीक है ना। अक्टूबर से पहले क्या कर देगा, वो अपना काम खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा अपने वर्क को, ओके साथियों। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको रेज कर देता हूँ, हमारी एक दो प्रीपोजिशन और पेंडिंग है अभी। हाँ, 3 बचे हुए, इनटू, अक्रॉस, अलोंग, ओके। बिल्कुल देखिए, आप स्क्रीन देखिए 22 होगी ना हमारी, 25 मैंने बोला था आपको, 25 प्रीपोजिशन टोटल है इंग्लिश लिटरेचर में, और 25 की 25 हम करने वाले हैं, बिल्कुल। तो साथियों इस वीडियो को वीडियो मत अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जरा को इसको शेयर करना, ताकि बच्चे बाकी भी इंग्लिश से सीख सके प्रीपोजिशन का टॉपिक, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ये। 22 कर ली थी हमने, और मैं 23 नंबर यहाँ लिखता हूँ। देखिए 23 नंबर प्रीपोजिशन हमारी क्या रहेगी, 23 नंबर में साथियों इनटू क्या रहेगी, इनटू के अंदर, बाहर से अंदर जाना, ओके साथियों, बाहर से अंदर जाना, इनटू का मीनिंग होता है। एक इन का मीनिंग क्या होता है साथियों, इन का मीनिंग तो अंदर होता है, में होता है, लेकिन वो पहले से अंदर है,
मतलब वो पहले से अंदर है, और इनटू का क्या होगा, के अंदर, वो बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है ना। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा, ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पे इनटू आएगा, वो बाहर से कूदा है इसलिए। इसमें क्या होगा, दशा या परिवर्तन बताने के लिए, ठीक है। मैं एक बताऊं आपको इसका मीनिंग क्या होगा, दशा या परिवर्तन, दशा या परिवर्तन, दशा या परिवर्तन बताने के लिए, दशा या परिवर्तन बताने के लिए। ओके साथियों, इस दशा या परिवर्तन बताने के लिए इनटू का प्रयोग होगा। अगर कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है तो होगा ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड। एग्जांपल में बताऊं साथियों आपको, ये दशा ही हो गई है यहाँ पे, ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, इनटू द पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है साथियों, तालाब होता है, जिसको हम गांव में जोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, मतलब कोई चीज बाहर से अंदर जाएगी, ठीक है ना। इनका मीनिंग अंदर होता है, लेकिन वो पहले से अंदर होती है, यहाँ पे बाहर से कोई अंदर चीज जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए अक्रोश। अक्रोश 24 नंबर जो हमारी ये प्रीपोजिशन है, क्या है, अक्रोश, एक्रोश, एक्रोश। ओके, पार करने के अर्थ में, इसका मीनिंग क्या है साथियों, पार करने के अर्थ में, पार करने के अर्थ में, पार करने के अर्थ में, पार करने के अर्थ में। ओके, अब देखिए अक्रॉस, पार करने के अर्थ में, आई कैम हेयर अक्रॉस द रिवर। जैसे कि एग्जाम्पल लिखूं, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। आई कैम हेयर अक्रॉस द रिवर, ठीक है। आई कैम हेयर अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं यहाँ नदी पार करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, नदी पार करने के लिए आया हूँ। ये पार करने के अर्थ में, ये क्रॉस, सीधा क्रॉस होता है साथी, वो पार करना होता है, वो एक वर्ब है, वो एक क्रिया है, पार करना, क्रॉस पार करना। अक्रॉस मतलब के पार करने अर्थ में, मैं यहाँ पार करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 25 नंबर जो हमारी लास्ट रहेगी साथियों परिक्वेश्चन, तो कंप्लीट हो जाएगी। अलाउंग, किनारे किनारे, अलाउंग क्या होगा साथियों, किनारे किनारे, मतलब दोनों साइड में, किनारे किनारे मतलब क्या होगा, दोनों साइड में, किनारे किनारे मतलब क्या होगा, दोनों साइड में, दोनों साइड में। एग्जाम्पल में समझ में आएगा, देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ आपको इसका स्टैंडर्ड का सा। ओके साथियों, एग्जाम्पल में देखिए, द ट्रीज आर प्लांटेड, द ट्रीज आर प्लांटेड। प्लांटेड साथियों लगाना होता है, पौधे लगाना, ठीक है ना। अलोंग द बैंक, अलोंग द साइड ऑफ द रोड, अलोंग द साइड्स ऑफ द रोड, ठीक है साथियों। अब देखिए मतलब दोनों साइड में, अब वृक्ष लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं रोड की, सड़क के दोनों किनारे पर, यानी इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों किनारों पर क्या किए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं। द ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, ठीक है ना साथियों, यहाँ पे किनारे किनारे पे। तो साथियों ये प्रीपोजिशन थी हमारी 25, और एक भी प्रीपोजिशन हमारी नहीं छूटी है और हमने की है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एग्जाम की दृष्टि से आपको लगी ना लगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको बिल्कुल ही सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और साथियों इस वीडियो को आप शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।